नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। दर्शकों, हम हर दिन नए नए शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और नए नए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता लौटन राम निषाद जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ नाउ भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद न्यूज़ नाउ भारतवर्ष को। इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक जो है कि सही बात पहुंचाने में मदद करें। दर्शकों, आज इनसे इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी जिस तरह से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच लगातार डीएनए को लेकर पोस्टर वॉर तेज है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर है। हम सर से बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे इनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न शुरू होता है कि जिस तरह से यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर जारी है, डीएनए को लेकर पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये डीएनए का प्रश्न उठाती है। हम लोग तो पहले से बात करते थे। जब हम लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, जब हम समानुपातिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, जब हम पीडीए के हक अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरह तरह के जो है कि मुद्दे उभार देती है। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि जो भी मुद्दे बीजेपी उभार रही है उस मुद्दे में वह खुद उलझ के रह जा रही है। हम लोग भी पहले कहते थे जातिगत जनगणना करा लो, डीएनए की जाँच करा लो ना, हमारे पीडीए का डीएनए एक ही मिलेगा। हम लोग कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, हम इस भारतीय धरती के हम लोग आदि मालिक हैं। और सवाल ले लेते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पीडीए को कह रही है, लेकिन उनका ये दावा रहता है कि जो पीडीए है वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो वोट बैंक के लिए काम करती है, क्या कहेंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी को देख लेना चाहिए कि हमारे पीडीए के लोगों को मुखौटा तो बना लेती है, उनको आगे करके। मैं निषाद बिरादरी का हूँ। जब हम लोग नदियों में मत्स्या खेत और शिकार माही करने जाते हैं, हमारी बिरादरी के लोग, मल्लाह हो, केवट हो, बिंद हो, धीवर हो, कहार हो, माझी हो, तो एक बंसी और कटिया आती है, मछली पकड़ने का एक छोटा सा हथियार होता है। तो उसमें छोटी प्रजाति की जो मछलियाँ होती हैं, जिनको सिधरी और चलवा हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है, केचुआ बरसाती होता है, उसको चारे के तौर पर पेश करके बड़ी बड़ी मछलियों को शिकार बना लेते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का समय आएगा, उन चौहान की बस्ती में जाएंगे, राजभर निषाद की बस्ती में जाते हैं, लोधी किसान प्रजापति विश्वकर्मा की बस्ती में जाते हैं और वह हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू खतरे में है, और आज भी ये बेईमान कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो हिंदू कैसे खतरे में, कैसे सुरक्षित होगा हिंदू? आज सारी एजेंसियों पर तुम्हारा कब्जा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री तुम्हारे, सभी प्रदेशों के राज्यपाल और एलजी तुम्हारे, फिर भी ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। तो यह हिंदू खतरे में नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खतरे में है। इसलिए अपनी राजनीति पर मंडराते हुए खतरे को देख करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के और हिंदू के खतरे की बात कह करके समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। और जब चुनाव का समय आएगा, मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी हो, राजभर हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा जाट गुजर हो, चमार पासी धरकार बसफोर हो, वाल्मीकि समाज के लोग हों, धोबी समाज के लोग हों, इनको हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन जहां हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हम सम्मान और हिस्सेदारी की बात करते हैं, तब हमें दरकिनार कर दिया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर डीएनए की बात करती है ना, तो आज केशव प्रसाद मौर्य भी एक बयान दिए थे कि यह समाजवादी लठैतबाज चल रहा है। भाई देखो, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। सठे साठ्यम समाचरित, ईंट का जवाब पत्थर से। अब वह नहीं है कि हमारे गाल पर एक गाल पर मारोगे, दूसरा गाल तुम्हारे तरफ करेंगे, फिर पहला गाल तुम्हारे सामने, यह नहीं चलेगा। एक के बाद दूसरा अगर तमाचा उठेगा तो हाथ मरोड़ कर तोड़ दिया जाएगा। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जो समाजवादी लठैत बात की बात करते हैं, आज देख लीजिए कि ये डीएनए का प्रकरण लिया गया, तो डीएनए की जांच होनी चाहिए। कौन बाहर से आया है, कौन अंग्रेजों की तरह आया, कौन मुगलों की तरह आया, तैमूर वंश की तरह और हुड़ों की तरह भारत में कौन आक्रमणकारी आया? एक सवाल ले लेते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि डीएनए की जो बात है, जो शुरुआत थी, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प रहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ताओं ने किया, ये ट्वीट किया, उसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। क्या कहेंगे? काफ़ी खबरें काफ़ी वायरल हुई।
तो ये डिलीट कौन, बीजेपी के लोग ने किए होंगे कि हमारे लोग किए? उनके ही कार्यकर्ताओं ने डिलीट। बीजेपी के लोग ना, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? देखिए वो कोई किया हो, लेकिन हम डीएनए की बात आती है तो हम अपने डीएनए से घबराते नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि डीएनए करा लो ना, हमारे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का डीएनए चेक करा लो, और अपने भी पार्टी के जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं उनके डीएनए की बात। हमारे कुछ भाई हैं नालायक होते हैं ना, कुछ में परिवार में नालायक होते हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान जैसे लोग हैं, ये नालायक हमारे भाई हैं और ये भी उनके खेमे में चले गए हैं। तो उनका डीएनए भी हमसे है, भले ही उनका चरित्र और चिंतन खराब हो गया हो, उनकी जो है आत्मा मर गई हो, उनके अंदर वर्गीय संवेदना खत्म हो गई हो, तो वह निजी स्वार्थ में उनके पाले में चले गए। लेकिन हमारा चैलेंज है कि हमारे पिछड़े दलित आदिवासी का डीएनए चेक करा लो, और प्रभुत्वशाली जातियां जो कही जाती है ना, अब वो सवर्ण भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सवर्णों का डीएनए चेक करा लो। सवर्णों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमारे भारत की मूल निवासी हैं, लेकिन एक दो जातियां ऐसी हैं जो ये बाहर से आई और हमारे बीच में घुस करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके भाई में विरोध पैदा करके लड़ा करके, और यहाँ पर जो है कि शासन सत्ता हथियाने का काम किए। ये जब कमज़ोर होते हैं ना तो ये सुदामा बन जाते हैं, और जब सबल हो जाते हैं तो परशुराम का फरसा लेकर गला काटने के लिए दौड़ जाते हैं। यही ब्रिजेश पाठक के समाज के लोगों का इतिहास है, इनके डीएनए वालों का यही चाल और चरित्र है। तो ये डीएनए की बात करके ये ध्यान हटाना चाहते हैं। ये इसलिए डीएनए का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लाया कि पहलगांव वाले मुद्दे पर चर्चा न हो पाए, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए, असल मुद्दे पर चर्चा न हो इसलिए, क्योंकि सरकार ऐसी विफल सरकार, ऐसी नाकामयाब सरकार अभी तक हम जब लोगों ने जब से होश संभाला है ऐसी नहीं देखा था। और जो मोदी बोलते हैं सीधे अपने बातों से ही घिरते हैं और अपने गाल पर स्वयं वो तमाचा मारने का काम करते हैं। जब सर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई तो पहलगाम का जिक्र बहुत जल्दी जहन में आ जाता है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमलों ने 26 बेगुनाहों को मार दिया, क्या कहेंगे अभी जून में जिन लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे घरों घरों में, जो सिंदूर का जिस तरह से सिंदूर उजाड़ा गया है उस चीज़ को लेकर जागरूक किया जाएगा, कितना आपको ठीक लगता है ये? आप ये बताइए, पहलगाम में 2000 से अधिक पर्यटक वहाँ पर गए, वह भारतीय सीमा में पाकिस्तान से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो वह आतंकवादी आए कहाँ से? यही अगस्त 2012 में बयान है मोदी जी का, आप देख लीजिएगा कहीं सर्च करके। ये कहते थे नक्सलवादी और आतंकवादी आते कहाँ से हैं, इन्हें गोला बारूद और हथियार मिलता कहाँ से है, इन्हें विदेशी फंडिंग मिलती कहाँ से है, सीमा तुम्हारी, सीमा सुरक्षा बल तुम्हारा, एनआईए तुम्हारी, राय एजेंसी तुम्हारी, गुप्तचर एजेंसी तुम्हारी, सरकार तुम्हारी। तो हम जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो प्रश्न तो बड़ा खड़ा करते थे, दावा करते थे 56 इंच के सीने की, कराची तक घुस करके मारने का काम करेंगे। तो मैं अब तो प्रश्न खड़ा करना हमारा कर्तव्य बनता है कि मोदी जी, अमित शाह, ये बताओ ये आतंकवादी पहलगाम में आए कहाँ से और मार करके सीधे चले कैसे गए? लेकिन शर्म आती है, कभी हम लोग मीडिया के बारे में बड़ा सम्मानजनक स्थान था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। वो एक भाड़ मंडली हम लोगों के गांव में आती थी और डायरेक्टर उसका जैसे जैसे इशारा करता था वह नर्तक और नर्तकिया जो है नाचने का काम करते थे। और बंदरों का खेल भी हम लोगों ने देखा है, मदारी आता था गाँव में, डमरू बजाता था, बंदर और बंदरिया को अपने उंगली के इशारे पर डमरू बजा कर नचाता था। आप जब ये मामला सिंदूर ऑपरेशन का चला और हमारे प्रमुख एक पदाधिकारी हैं और उन्होंने कहा कि सेना और पीडीए में बिल्कुल समानता है, इसलिए समानता की उन्होंने बात किया कि पी माने पिछड़ा अगर मान लिया जाए तो एक भारतीय यादव बिरादरी के एयर मार्शल, दूसरी हमारी बेटी डी व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर रही हमारी डी जाटव समाज की, ये अगर कहा जाए तो सूफिया कुरैशी, इन 3 लोगों ने जो है सिंदूर ऑपरेशन करने का में सफलता अर्जित किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, हमारी बेटियां, हमारे अभिमान, हमारे गौरव को जो है कि बढ़ाने का काम किया।
बिल्कुल, जैसे लेकिन अभी उन्हीं की आपने सोफिया कुरैशी का जिक्र किया और व्योमिका सिंह का, तो कहीं ना कहीं जो सोफिया कुरैशी ने इतना अच्छा कदम उठाया और वो रही उसमें, उन्होंने पूरे चीज़ों को कंट्रोल किया, मैनेज किया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये हो रहा था कि जो आतंकी हैं उनके ही भाई बहनों को ऐसी की तैसी करवाने के लिए भेजा गया। क्या राय है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, 8 बार का विधायक, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का जो है कि मंत्री, उसके इतने नीचतापूर्ण बयान विजय शाह का, और भी भारतीय जनता पार्टी वालों का इस तरह कटाचाया कि आतंकवादियों की बहन ने ही उनके घर में घुसकर उनकी ऐसी की तैसी किया। आप बताओ कि जो देश की शान है, आन बान शान है, जिसने हमारे सेना का सर ऊंचा करने का काम किया, भारत को गौरवान्वित करने का काम किया, उस बेटी को आतंकवादी से बहन बता करके आप जताना क्या चाहते हो? क्या सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं? मैं तो मानता हूँ मुसलमान आतंकवादियों से खतरनाक हिंदू आतंकवादी होते हैं। आप बता दो ना, अभी तमाम वो डायरेक्टर जो पूना वाला DRDO का, जो कि ISI के लिए काम करता था, वो कोई मुसलमान तो नहीं था। जो कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो सरमाइन जी, जो पाकिस्तान के लिए भारत का भेद बताने का काम करती थी, तमाम ऐसे लोग बैठे लोग हैं। और एक देख लीजिए, वो इन्फ्लुएंसर की क्या कहते हैं, जब मान लिया यूट्यूबर, वो जो ज्योति मल्होत्रा रही हैं, अब वो तो शादी भी कर रही हैं, कोई हमारा मुसलमान भाई है पाकिस्तान का, उससे गठबंधन भी करने जा रही हैं, वैवाहिक जोड़ी बनाने जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। अगर ज्योति मल्होत्रा की जगह अगर कोई फरमीना होती, कोई करीना होती, तो ये देखते आप तिल का तार बना देते, पहाड़ खड़ा कर देते। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, ये जो कांड हुआ है पहलगाम का, ये बड़ा सोचने का समय की बात है। पुलवामा की घटना होती है लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को। ये लोग जो है ना, बंच ऑफ थॉट्स किताब पढ़िएगा, वी आर आवर नेशन हु डिफाइन, तो मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए हिंदुओं को मरवाने का काम करती है। जैसे गोधरा में कार सेवकों को आग लगा करके जलाकर मारने का काम कौन किया था? मुसलमानों ने नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था। ये दंगा कराने का काम यही करते हैं RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, और बदनाम मुसलमानों को ये करने का काम करते हैं। तो ये सत्ता के लिए या अपने भाई और भतीजे की भी हत्या करा सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। मैं 15 अप्रैल को निशिकांत दुबे मैरिज एनिवर्सरी मनाने उसी पहलगाम की धरती पर गया। वहाँ सेना लगा दिया गया, पुलिस के बल लगा दिया गया, चाक चौबंद व्यवस्था की गई, और 2000 से अधिक पर्यटक जाते हैं पहलगाम में 22 अप्रैल को। मैं जानना चाहता हूं कि वहां से आर्मी को 2 दिन पहले क्यों हटाया गया, 19 चेक पोस्ट को कैसे डाइवर्ट किया गया, और आतंकवादी चले आए। और वो अर्णव गोस्वामी है, बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज, जिनके दीदा का पानी गिरा हुआ है, वो रूबिया लियाकत हो, चाहे जो अंजना ओम कश्यप जैसे लोग हो, ये गोदी मीडिया के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भाड़ों की तरह काम करने का काम करते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहते हैं कि यूपी में अगर कोई भी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चीज़ों को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि हम एकता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी वाले जो बात करते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये कहते थे गुंडों की सरकार है, यादव राज है, जंगल राज है। आज कौन सा राज चल रहा है भाई? राम राज की बात करते हो तो राम राज में क्या शंभू की भी गर्दन, निर्दोष शंभू की गर्दन कटवाया गया? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये जो माफियाओं का जो युग चल रहा है वो अब उसका डायरेक्ट राम राम सत्य होता है, कोई भी माफिया नहीं है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्या कहेंगे? जो सूची ये जारी किए थे, अतीक और अशरफ का जो पुलिस कस्टडी में जिस तरह से साजिश करके गोली मार करके हत्या कराया गया, हम कहते हैं देखिए, अपराधी किसी जाति धर्म का हो, हमारा सगा भाई भी अगर अपराधी है तो उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो लंबी चौड़ी सूची 61 अपराधियों की जारी किए थे, और सबसे ज़्यादा उसमें सिंह उपनामधारी थे।
तो कितने लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो गई, कितने लोगों का इनकाउंटर हो गया, कितने लोगों के घर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया। अगर वो पीडीए का होता तो बुलडोजर चल जाता, उसका इनकाउंटर हो जाता। अरे अब तो इतना रिकॉर्ड कायम है, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार की घटनाएं हो, बहन बेटियों के अपहरण की घटनाएं हो, तो भाजपा शासित राज्यों में है। गुजरात और मध्य प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है, एकदम दोनों में कंपटीशन चल रहा है। और उसी कंपटीशन में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और ये आप बताइए, परसों दिन 14 हत्या हुई हमारे पीडीए के लोगों की। जौनपुर में 4 दलित की हत्या हो जाती है, बाप की और 2 बेटों की हो जाती है। तो जफराबाद विधानसभा में, तो बदलापुर विधानसभा में एक हमारे धोबी समाज की हमारी महिला का जो है कि हत्या गोली मार करके कर दिया जाता है। ये जितनी हत्याएं हुई उसमें 14 की 14 का जो रिकॉर्ड आया 140 हो सकती है। लेकिन जो यूट्यूबरों की नज़र में आ जाती है, गोदी मीडिया वाले तो पर्दा डालने का काम करते हैं। तो 14 आया कि 24 घंटा में 14, हम कहते 144 हुआ होगा। और उसी दिन अलीगढ़ में 3 मुसलमान भाइयों के साथ मॉब लिंचिंग किया गया। क्या मुसलमान होना गुनाह है? क्या मुसलमानों की देश की आज़ादी में योगदान को नकारा जा सकता है? चले जाओ इंडिया गेट पर देख लो, देश के लिए मरने वालों की लंबी चौड़ी सूची। आधा मुसलमान मिलेगा, इसके बाद सिख मिलेगा, सिख के बाद पिछड़ा, दलित, आदिवासी की सूची मिलेगी। और ये माफी वीरों की औलाद जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अरे जिनको अपना ये आदर्श मानते हैं, वह माफी वीर को वीर सावरकर कहते हैं, जो अंग्रेजों से 6 महीने में 6 बार लिखित में माफीनामा मांगते हैं। और जब हमारे आईसीएस अधिकारी को 40 रुपया पेंशन मिलता था तो 60 रुपया अंग्रेजों की पेंशन पर अय्यासी की जिंदगी जी रहे थे। तो ये तो मुखबिरों की औलाद है, देश के साथ गद्दारी करने का काम इन्होंने किया। कभी तो यह मंत्र फूंक करके जो है कि क्या क्या कमाल दिखा देने का काम करते थे। तो भैया बताओ कि ये जो चाहे मुगल आए, चाहे हुर आए, चाहे यमन आए, चाहे अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, अफगान, चाहे फ्रांसीसी और डच आए, तो ये कहाँ से आ गए? क्यों नहीं मंत्र फूंक करके उनको खत्म कर दिया? अगर तुम्हारे मंत्रों में इतना ताकत है, तुम्हारे हिंदुत्व में इतना ताकत है, तो फूंका मार करके आतंकवाद को खत्म कर दो, बेरोजगारी को खत्म कर दो। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। हमारे बेटे और बेटियां आत्महत्या करने को मजबूर हैं। यहाँ रोजगार और नौकरी नहीं। आपराधिक घटनाएं तो एकदम जैसी आम बात हो गई है। लखनऊ राजधानी में जब लोगों का जीना हराम हो गया है, हमारी यहाँ के महिला दरोगा को उठा लिया जाता है, अपहरण कर दिया जाता है, महिला कांस्टेबल को बलात्कार का शिकार बना दिया जाता है। जो रक्षक है वह खुद अपनी सुरक्षा करने में नाकामयाब है, और भारतीय जनता पार्टी वाले थाने में घुस घुस करके पुलिस वालों को मार रहे हैं। गाजियाबाद की घटना देखे, अपराधी को पकड़ने पुलिस गई और पुलिस वालों की वो जबरदस्त लतवाही कुटवाही हो गई। यह है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चल रहा। तो मैं योगी आदित्यनाथ से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह पहलगाम में जो 26 हमारी बहन बेटियों का सिंदूर धुल गया, हमारे बच्चे अनाथ हो गए, बहन बेटियां विधवा हो गई, तो आतंकवादी कहां से आए? और आए सुगमता पूर्वक मार करके कहां चले गए? ये गोदी मीडिया वाले कहते थे आतंकवादी आए, चड्डी उतरवाए, खतना की परख किया और धर्म पूछ करके मार दिया। अरे भाई, वहां पूछने का समय कहाँ मिला? तो यह, और देश के प्रधानमंत्री चौकीदार अपने को कहते हैं, कहाँ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना, जाकर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर में करते, पाकिस्तान से जो करार है तोड़ते, या पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री है कि 11 बरस हो गया, एक प्रेस वार्ता नहीं की है। ये केवल में मन की बात करते हैं। ये पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देने से डर जाते हैं, लगता है कि इनकी चड्डी गीली हो जाएगी। जाते हैं पलटू राम के साथ सीतामढ़ी में, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये टारगेट में है बीजेपी के। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन जो हिंदू महासभा है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, लोगों ने पहलगाम की घटना एक साजिश के तहत कराया। अगर नहीं कराया तो 300 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकवादी कैसे आए और कैसे चले गए? इनकी सेना कहाँ थी? इनकी एनआईए कहाँ थी? जांच एजेंसी कहाँ थी? आईबी की रिपोर्ट कहाँ इतनी कमजोर हो गई? अरे पहलगाम वाला जो पुलवामा वाली घटना हुई थी ना, 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया, पता ही नहीं चला। और गुजरात लिखी हुई गाड़ी पर, गुजरात का जीजे, गुजरात का मार्का था, वो कहाँ वो गाड़ी चली गई भाई? अभी उसका खुलासा क्यों नहीं किया? गाड़ी का मालिक कौन था?
तो ये भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करके यह जनता को गुमराह करने का काम करती है। और जब पहलगाम के मुद्दे पर घिर गई तो सबसे बड़ा जिस मुद्दे का विरोध करती थी, नितिन गडकरी कहते थे जो जाति जनगणना की बात करेगा उसके ऊपर जमकर लात पड़ेगा। तो हमारी मांग, हमारे पीडीए की मांग, अखिलेश यादव की मांग, राहुल गांधी की मांग, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की जो सबसे जरूरी मांग रही, आवश्यक संवैधानिक मांग कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 246 के तहत हर 10 वर्ष में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी। जब बिहार में जनगणना शुरू हुई तो आप भाजपा और आरएसएस के 6 लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर के जनगणना को रुकवाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सरकार अपने संसाधन पर करे। तो अब ये जब पहलगाम में जो है इनकी नकाब हट गई ना, इनका असली चेहरा उजागर हो गया तो आपका कहने का ये मतलब है कि ये बिल्कुल साजिश करार दिया है। देखिए, मैं कह दिया भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए अपने भाई भतीजा की भी हत्या करना होगा ना, तो ये हत्या करा देंगे। यह इनका चाल चरित्र है। तो ये छद्म राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए एक खुद जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करे। वो देखते हैं आप, एक कौन सिंह जो भोपाल से सांसद थी सिंह साहिबा, जिन्होंने मालेगांव में बस विस्फोट कांड कराया था और एनआईए ने तो कह दिया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोग आतंकवादियों को जो है टिकट दे करके जो है कि सांसद और विधायक बनाने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी देश में असुरक्षा की भावना पैदा करने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान करके नफरत की राजनीति करने का काम करती है। लेकिन बड़ी सफाई से शाहनवाज हुसैन को जीजा बना लेंगे, मुख्तार अब्बास और नकवी को दामाद बना लेंगे, सुहेल खान, अरबाज खान, नसरुद्दीन खान, अजरुद्दीन खान को जीजा और बहनोई बना लेंगे। तब इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है, हिंदू मुसलमान केवल वोट के लिए दिखाई देता है। दर्शकों, मेरी लौटन राम निषाद जिसे काफ़ी बातचीत हुई तो इन्होंने जो पहलगाम में जो 26 बेगुनाहों को मारा गया उन पर इनका साफ तौर पर कहना है कि ये साजिश के तहत हुआ। और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा, इनका कहना, इनका जो नज़रिया है वो ये है कि साजिश करार दिया गया और जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और जो राजनीति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पर चल रही है। सर, अब हम आपसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, सत्ता पक्ष का लगातार कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो समाप्ति की ओर जा रही है, क्या कहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बार बार यही कहते थे समाजवादी पार्टी का मतलब समाप्तवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी। तो भैया मैं पहले बता दिया, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास हो, चाहे सुहेल खान, अरबाज खान, नसरुद्दीन शाह हो, मोहम्मद करीम हो, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े से बड़े नेताओं की जीजा, दामाद और बहनोई और जमाई है। तो ये तो बात है, नमाजवादी कह करके हमको कहाँ घेरोगे भाई? और समाप्तवादी पार्टी की जहाँ से बात किया तो दावा करते थे यही के केशव प्रसाद मौर्य, यही योगी आदित्यनाथ और उनके चंगू मंगू जो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद हैं, कहते थे कि समाजवादी पार्टी इस बार जो है 1 सीट जीतेगी, 2 सीट जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है 80 में 80 का दावा कोई कर देता था, 80 में 89 और 78 का दावा करता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़ी गंभीरता से संयम बरतते हुए पीडीए फार्मूला को धरातल पर उतार करके जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघाने का काम किया, इनकी नाक रगड़वाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सपा को 37 सीटें जिता करके उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने का काम किया। और आप देख लेना, ये बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। 2027 में यह जनता ने बहुत दिनों तक धर्म की राजनीति कर लिया, मंदिर और मस्जिद पर नफरत की राजनीति कर लिया, हिंदू मुसलमान पर कर लिया, यादव बनाम गैर यादव के बीच में जो नफरत की खाई खोदने का काम किया। तो ये जनता की आंख पर जो चश्मा लगा था, जो अफीम की गोली खा करके नशे में मस्त हो गए थे ना, तो सारा इनका नशा और खुमार उतर गया है। इसलिए 24 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के हमारी पीडीए की सम्मानित जनता और मतदाताओं ने भाजपा को चारों खाने चित करने का काम किया, उसी तरह से हम पीडीए की लड़ाई आज के डेट में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 और 80 के दशक में एक बात कहा था, एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है,
10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2027 में हमारी लड़ाई 10 बनाम 90 की है। और जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक नेता है, हमारा भतीजा लगता है रिश्ते में, और वह मेरा भतीजा की पैदाइश 1982 में है और उसके माई की शादी जो है 83 में होती है। तो लगता है वो डीएनए वाला वहाँ भी प्रकरण आ गया था कि भाई शादी बाद में होती है, पैदाइश पहले होती है, तो ये डीएनए में कहीं ना कहीं खोट और दोष दिखाई देता है। वो कहता क्या है, जातिगत जनगणना हो लेकिन जाति के आंकड़े गुप्त रखे जाए, जगजाहिर न हो, उजागर न हो। तो जाति जनगणना का क्या मतलब है भाई? राजनीतिक लाभ के लिए केवल काम करोगे? अरे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) जोड़े हैं, और जिसके आधार पर कभी मान्यवर कांशीराम जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भैया जातिगत जनगणना कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत हमें हर स्तर पर, कार्यपालिका में ही नहीं, SC ST को अगर विधायिका में अगर आरक्षण मिलता है तो हमें भी विधायिका यानी संसद और लोकसभा में भागीदारी मिलनी चाहिए। जब लोअर जुडिशरी में, सीनियर और जूनियर जुडिशरी में जब OBC, SC ST और महिलाओं को आरक्षण है तो हायर जुडिशरी में भी विविधता दिखाई देनी चाहिए। OBC, SC ST का प्रतिनिधित्व दिखाई देना चाहिए। तो हमें हर स्तर पर प्रतिनिधित्व चाहिए, आरक्षण चाहिए। और जो आउटसोर्सिंग की नियुक्तियां हैं, संविदा है, इसमें भी डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी और अफर्मेटिव एक्शन की तरह हमें हर स्तर पर जो सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं, कल कारखाने, जो भी उपक्रम है, हमको उसमें जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। और 15 जो अनुच्छेद है उसमें 5 एक्शन जोड़ करके हमें निजी शिक्षण संस्थानों, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक डेंटल कॉलेज हो, जो भी प्रबंधकी कॉलेज हो, उसमें हमारे PDA के लोगों को जो है जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये यही भाजपा ने 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनाया था, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और जब जनगणना कराई गई तो 54.05% OBC की आबादी थी। और आरक्षण, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत कितना है, मंडल कमीशन के तहत 27% है। तो 54% जनता को 27% क्यों? हमारी जितनी संख्या है, अब जब SC ST को जनसंख्या के बराबर आरक्षण कार्यपालिका विधायिका में है तो OBC को भी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे सपा को कहते हैं ये हकमार हैं। अरे हकमार नहीं, हम लोग हकदार हैं। हकमारी करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती, खुले हम देख लीजिए। सत्ता पक्ष लगातार ये भी दावा करती है कि जो मुसलमान हैं उनके वोट बैंक को लेकर उनका लगातार शोषण किया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है वो बिल्कुल भी चीज़ को समझ नहीं पा रही है, तो उसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रही है। इस पर क्या नज़रिया है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को बरगलाने का काम करती है, क्योंकि कई बार ये सफल हो गई हैं। वो कहा जाता है हमारे यहाँ किस्सा कि कुत्ता के मुंह जब खून लग जाता है ना तो बार बार शिकार की तलाश करता है। और हम तो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे PDA का भाई अगर ये सोचे कि हम दूध की रखवाली बिल्ली से करवा लेंगे, मेमना की रखवाली हम जंगली कुत्ते से करवा लेंगे, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ ना समझ नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे OBC आरक्षण की, मंडल कमीशन की विरोधी है, मंडल के विरोध में कमंडल लेकर चलने का काम की, तो कभी हमारी हितैषी हो सकती है? ये मुसलमानों की बात करते हैं, अगर इतने हितैषी हो तो ये नफरत की राजनीति क्यों? और तुम अगर हिंदुओं की बात करते हो तो क्या हमारा पिछड़ा दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट थे। जब बाबरी मस्जिद उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ढाने का प्रयास किया गया और कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा, इनको विनय कटियार को कुर्मी बिरादरी के हैं बजरंगबली कहा, और निषाद और लोधी बिरादरी के साध्वी रीतम्बरा को, उमा भारती को महान हिंदू नेत्रियां कहा। तो 15 सदस्यीय जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना मलाई वाला, तो उसमें किसी OBC को क्यों नहीं रखा गया? राम मंदिर के शिलान्यास के समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं बुलाया गया? उद्घाटन के समय देश की प्रथम नागरिक जहां ढोल नगाड़ा बजाया आदिवासी महिला को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, विधवा को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया?
कल्याण सिंह को शिलान्यास कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? ट्रस्ट में एक भी हमारा ओबीसी नहीं है। केवल वोट के लिए हम हिंदू हैं और जहाँ सम्मान की बात हो, जहाँ हिस्सेदारी की बात हो, तो हमें दरकिनार कर दिया जाता है। तो अब इतनी आंख पर पट्टियाँ अब हमारे ये जो छोटे वाले हिंदू है ना, अब ये जो है ना, इतने नासमझ नहीं है, अब ये भी समझदार हो गए हैं। एक सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जनता भी जो है कहीं ना कहीं राजनीति को समझ रही है, लेकिन वही जनता लगातार कहती है, जब पब्लिक शो हम करने फील्ड पर जाते हैं तो उनका ही साफ तौर पर ये कहना होता है कि जो ये सनातन धर्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोगों को अपनी संस्कृति से एक साथ जोड़ने का काम योगी सरकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सनातन की बात, हिंदुत्व की बात, अब वो जनता जानते हो, कहीं वैसे जगह जाते होंगे जहाँ ट्रेनिंग लिए हुए लोग हों, आरएसएस वाले कैडर के लोग हों। अरे हमारी जनता को सनातन से क्या मतलब भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और चिकित्सा चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में तुम देश की तरक्की चाहते हो, देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हो, तो भाई आप वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस की बात क्यों नहीं करते हो? अमीर का बेटा गरीब का बेटा हो, प्रधानमंत्री चाहे मंत्री संतरी का बेटा हो, चाहे किसान मजदूर का, हरवाहा चरवाहा का हो, जूता पालिश करने वाला, मछली मारने वाले, ताड़ी उतारने वाले का बेटा बेटी हो, उनके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हो? तो यह व्यवस्था नहीं करेंगे। धर्म खाली चुनाव के समय आप चले जाओ मंदिर में आम जन का प्रवेश निषेध है। वहाँ देखते हैं पहले कि लिफाफा कौन बढ़ा दिया है। वहाँ छोटका और बड़का हिंदू के नाम पर जो किया जाता है। ये रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक थे, राष्ट्रपति थे। जब पुष्कर में अजमेर के पास में पुष्कर मंदिर है ब्रह्मा का, वहाँ जब गए तो धक्का मार कर पंडों ने बाहर कर दिया। और जब वहीं गए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, तो वहाँ भी उनको सीढ़ी पर बैठा करके धर्मगत जो कार्य होते हैं वो कराया गया। और वो द्वारकाधीश मंदिर में द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में गई तो उनका संतरी यानी सचिव गर्भगृह में, और द्रौपदी मुर्मू जो है ना, जैसे ये बैरिकेटिंग किया जाता है, बैरिकेटिंग के बाहर है। तो ये कैसा हिंदुत्व है भाई? किस हिंदुत्व, किस सनातन की बात करते हो? अरे इनको सनातन का अर्थ है नहीं मालूम है भाई। अगर सनातन का इनको अर्थ मालूम रहता ना, ये केवल झूठे जो है गुमराह करने का काम करते हैं। और सनातन तो जो हमारा हमने आत्मसात किया है, और ये बौद्ध धर्म का जो है कि सनातन जो है कि अंग है। और ये जब न ये समय समय पर धर्म को बदलते जाते हैं। जब मुगलों का शासन था, और यही जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जब जजिया कर लगा तो इन्होंने क्या, वही हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह हैं। अंतर बस इतना है कि आप बाद में आए हो, हम भी बाहर से आए हैं, हम भी आक्रमणकारी रहे, इसलिए हमको जजिया कर यानी धार्मिक कर जो लगता था उस टैक्स से मुक्त कराने का काम करते। अब भाई बताओ, आप अंग्रेजों के कहते हो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया, तो क्या अंग्रेजों ने वर्ण व्यवस्था बनाया? मुगलों ने जाति व्यवस्था को बनाया क्या? वर्ण व्यवस्था तो आपने बनाया। कहते हो कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया, क्षत्रिय भुजा से हो गया, और पेट से बैस से पैदा हो गया, पैरवा से लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काची चमार पासी दरकार पर फोर पैदा हो गए, शूद्र पैदा हो गए। तो आज काहे को बताओ ना, आज कितने ब्रह्मा के मुख से पैदा हो जा रहे हैं भाई? ये बताए ना सनातन वाले, जो सदैव सत्य हो, यूनिवर्सल कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ अंग्रेजी में, शाश्वत, वही सनातन है। अरे भाई, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी का एक चक्कर लगाती है। यही सनातन है, यही सत्य है। लेकिन ये केवल न सनातन करके हिंदू का ये मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं को नजरअंदाज करने का काम करें। अरे योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदू विरोधी कोई है ही नहीं है। मैं बता दूं कि राम गोपाल मिश्रा की 13 अक्टूबर को जो है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिंदू मुसलमान करने के लिए, क्योंकि उपचुनाव 5-6 क्षेत्रों में होने वाला था, तो हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने के लिए राम गोपाल मिश्रा की गोली मार करके हत्या कर दिया। योगी आदित्यनाथ उस परिवार को बुला करके 5 कालिदास मार्ग में 10 लाख का चेक देते हैं, परिवार से मिलते हैं। उसी के बाद अमन गौतम चमार का बेटा विकास नगर थाने में पुलिस की मार से मर जाता है। तो मुख्यमंत्री जी 10 लाख का चेक देना नहीं चाहिए भाई? वो नहीं हिंदू है, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं उसके परिवार को बुला करके मिले? और यहीं पर जो है
बीबीडी थाना में मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी तीसरे तारीख 27 अक्टूबर को मौत होती है। 29 अक्टूबर को बुलाकर 10 लाख का चेक देते हैं और उसी समय मटरू बिंद की शाहगंज है, थाना बड़ौना गांव है, और उन पुलिस कस्टडी में पुलिस प्रताड़ना से 3rd डिग्री से मर जाते हैं। वोट के लिए मलाह केवट बिन धीवर कहार कश्यप निषाद को राम की नैया का खेवनहार बताते हो, राम का मित्र बताते हो, राम का भक्त बताते हो, तो मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं 10 लाख का चेक दिए? और भाई मैं ये सनातन की बात करने वाले बेईमानों से, देशद्रोहियों से, हिंदू आतंकवादियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री, ठीक है नेताजी हरवाहा चरवाहा गरीब गुरबा किसान के घर में पैदा हुए थे, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश का सबसे बेहतर अगर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना तो वो बेहतर मुख्यमंत्रियों में सर्वोच्च स्थान अखिलेश यादव का है, जिन्होंने अपने हमारे बेटे और बेटियों के हाथ में तलवार नहीं दिया, बेटे और बेटियों के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। आखिरी सवाल ले लेते हैं। जिस तरह से आप लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार अपने संबोधन में दावा करते हैं कि जनता ही उन्हें चुनेगी इस बार फिर। आप क्या कहेंगे 2027 में क्या कुछ देखने को मिलता है? एक हमारे यहाँ गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में एक वो कहावत कही जाती है। किसी ठाकुर ने पूछा नाई से कि हमारे सर में कितने बाल हैं। नौआ ने बड़ा बेचारा जो है हमारा नाऊ भाई ने कहा कि कितना बाल है समन्वय आई देख लेना। ये योगी आदित्यनाथ दावा जो कर रहे हैं ना कि जनता हमें सत्ता देगी, अरे ये जनता है ना कि फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचाती है ना, जमीन से उठाकर सर पर बैठाती है ना, तो ऐसा पटकती है कि बुखार आ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। और आप देख लेना कि 24 की ही तरह 27 में हमारी जो 10 बनाम 90 की लड़ाई है, हमारे पीडीए के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है, किसान मजदूरों छात्र नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है, बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ाई है, गैर बराबरी के विरुद्ध लड़ाई है, उसमें हमारा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ऐतिहासिक विजय हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जोगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे, और जोगी जी जिस मठ से आए हैं उस मठ में भी उनका जाने का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे वो तो मठ हमारे पूर्वज का है, मच्छेंद्र नाथ निषाद का है। तो भैया जब धर्म और सनातन की बात करते हो तो हमारा मठाधीश वहाँ कोई निषाद का बेटा होना चाहिए। और मच्छेंद्र नाथ के शिष्य ग्वाल बंसी गोरखनाथ थे, और गोरखनाथ जी ने एक बात कहा था कि कोई नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा जोगी सन्यासी नहीं हो सकता। और वह बात सही हो रही है कि योगी आदित्यनाथ केवल गेरुआ वस्त्र धारी हैं, न संत हैं, न महात्मा हैं, न जोगी हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ कट्टर जातिवादी हैं, प्रभुत्ववादी हैं, सामंतवादी हैं, ठाकुरवादी हैं, इसलिए कि इन्होंने कहा था एक बार कि मुझे अभिमान है, गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं। तो आपको क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है, तो हमें पीडीए परिवार में पैदा होने का अभिमान है। तो वह मठ हमारे पूर्वज का है, निषाद और यादवों का है। उस मठ में अब घंटा बजाने और सारंगी बजाने की बजाय आप पौड़ी गढ़वाल जाइए, उसी जंगल और पहाड़ में जाकर के धूनी रमाइए। और जनता यह 2027 में बस समय का इंतजार कर रही है, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भाजपा को धूल चटाएगी, योगी को भगाएगी और अखिलेश यादव को ला करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके उत्तर प्रदेश में जो नफरत की राजनीति है, जो हमारे विकास को अवरुद्ध किया गया है, जो हमारे बेटे बेटियों का भविष्य अंधकार में डाला गया है, बच्चों के भविष्य के लिए, छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के सुरक्षा के लिए, आम जन के मान सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी जो है जनता के बीच में जाएगी और ऐतिहासिक विजय हासिल करके सपा सरकार 2027 में बनाएगी। दर्शकों, आप लोगों ने देखा मेरे साथ लौटन राम निषाद जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोज़गार की बात करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम को लेकर बात होनी चाहिए। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। थैंक यू।